नमस्कार साथियों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम यहाँ पर समास प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं। 20 से 25 प्रश्न हम यहाँ पर हल करेंगे और उनको हम इतना ज़्यादा टाइम उनमें ले ही लेंगे। चलो समय ख़राब ना करते हुए सबसे पहला प्रश्न आप ये देख पा रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। हमको प्रश्न को हमेशा की तरह ठीक से पढ़ना है। यहाँ पर 3 कर्मधारय तत्पुरुष के उदाहरण हैं और एक अन्य उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले छुट भैया, खड़ी बोली, बीरवाला और विद्यार्थी। हमें देखना है इसमें कि कौन से समास में तत्पुरुष कर्मधारय समास नहीं है। तो छुट भैया में छुट यानी ये छोटा से बना हुआ है। तो क्योंकि हमें पता है कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य संबंध होता है, तो हमको यहाँ पर विशेषण, ये छोटा एक तरह से विशेषण हो गया। खड़ी बोली शब्द में जो खड़ी शब्द है, ये खड़ा होना क्रिया से संबंधित नहीं है। एक्चुअल में एक खड़ी शब्द बना है, खरी खोटी जो कहते हैं ना अपन, तो एक तरह का ये विशेषण है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। वीर वाला शब्द में वीर शब्द जो है वो एक तरह से विशेषण है। तो ये 3 में विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण ये सब तत्पुरुष के उदाहरण हैं। और ये विद्यार्थी जो है इसका उत्तर रहेगा। इस विद्यार्थी में तत्पुरुष समास यहाँ पर है। तो क्लियर है, यहाँ पर ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उत्तर हो गया इसमें 4। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न कहता है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कन्यादान, इसमें लुप्त पद तत्पुरुष समास बताया जा रहा है। रंगमंच के सामने संबंध तत्पुरुष लिखा है। नरसिंह के सामने कर्मधारय तत्पुरुष लिखा है। और 55 शब्द के सामने द्वंद्व समास लिखा है। क्योंकि हमको पता है 55 में 5 और 5, तो यहाँ और जो है वो उदाहरण एक तरह से जब दोनों पद संख्यावाची होते हैं तो ये शब्द एकदम सही है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। नरसिंह, नर है जो सिंह, यहाँ पर कर्मधारय समास है, सही है ये। और अगर अपन देखें इसमें तो नरसिंह में यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष भी हो सकता है, नरों में सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर 2 समास है, पर क्योंकि कर्मधारय भी सही है इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है। रंगमंच में रंग के लिए मंच होता है, रंग के लिए, जबकि संबंध तत्पुरुष में काके की होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर रंग के लिए मंच में संप्रदान तत्पुरुष अगर ये होता तो सही होता। और कन्यादान में लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि यहाँ पर कन्या को दिया जाने वाला दान एक तरह से पूरा का पूरा पद लुप्त है, इसलिए ये भी सही है। तो ये भी उत्तर नहीं है। तो उत्तर हुआ हमारा इसमें 2, रंगमंच, रंग के लिए मंच अर्थात संप्रदान तत्पुरुष। चलिए ये तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें द्विगु समास की विशेषता नहीं है। इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी द्विगु समास की विशेषता नहीं है। तो हम देख लेते हैं जरा। द्वितीय पद की प्रधानता एकदम सही है, क्योंकि द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। ठीक है, तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है, ये सही है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं है। दूसरा है पहला पद संख्यावाची, बिल्कुल पहला पद संख्यावाची होता है, ये भी सही है। तीसरा दे रहा है इसमें कि पहला पद विशेषण होता है, अच्छा प्रश्न है ये। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पहला पद विशेषण, क्योंकि संख्यावाची शब्द जो होता है संख्या, तो संख्या भी एक तरह से विशेषण होता है, इसलिए इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही द्विगु की विशेषता है, इसलिए इसका ऑप्शन उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे सामने। इस चौथे प्रश्न में प्रश्न दिया हुआ है कि द्वंद्व समास के उपभेद हैं। तो हमें पता है कि द्वंद्व समास के 3 उपभेद है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, बाकी के सब सुमेलित है। तो देखिए पढ़ते हैं जरा एक बार। विवेक पूर्वक, इसमें अव्ययीभाव समास बताया जा रहा है। तो क्योंकि विवेक पूर्वक शब्द में अव्ययीभाव समास है, ये तो सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर विवेक और पूर्वक एक तरह से पूरा पद अव्यय हो गया। ठीक है, ये विवेक जो है वो एक तरह से भाववाची, यहाँ पर विवेक का भाववाची संज्ञा है इसमें। हाथों हाथ, ये भी एक तरह से अव्ययीभाव का ही उदाहरण है, ये भी सही विकल्प है। मंद मंद में यहाँ पर अव्ययीभाव समास बताया जा रहा है। और अगला पद है लाल लाल, यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष। तो दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। हमें पता है कि जब दोनों पद एक जैसे हों, जैसे मंद मंद, तो ये एक तरह से अव्ययीभाव समास बन जाता है, क्योंकि पूरा पद ये अव्यय बन गया है।
तो यहाँ पर ये भी अव्ययी भाव की बहुत अच्छा प्रश्न है। लाल लाल को भी कई बार विद्यार्थी जो है इस बंद बंद की तरह देख करके और इसमें ये अव्ययी भाव समास मतलब कर देते हैं इसमें। तो यहाँ लाल लाल शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, तो लाल लाल शब्द में जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि जब पद रिपीट होते हैं ना, विशेषण पदों की द्विरुक्ति जब होती है तो वहाँ पर अव्ययी भाव होता है, जबकि यहाँ पर दे रखा है कर्मधारय, इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय समास में होता है जैसे लाल पीला। अगर ये ऐसे होता लाल पीला तो जो लाल है जो पीला है तब तो होता कर्मधारय, पर जब सेम विशेषण हो, दोनों विशेषण पदों की द्विरुक्ति होती है तो अव्ययी भाव समास में होता है, इसलिए अपना उत्तर होगा इसमें 4। अगले पे चलते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न कह रहा है कि करण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। हमें पता है करण का मतलब होता है क्रिया का साधन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्रिया का साधन या जो उपकरण होता है वो करण तत्पुरुष का उदाहरण होता है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये दिया हुआ है। यहाँ पर मदांध, धर्मांध, धनांध और जन्मांध 4 ऑप्शन है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि यहाँ पर जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधा, तो सब में वैसे से आएगा। मदांध का मतलब होता है मद, देखिए मद से अंधा। धर्मांध का होता है धर्म से अंधा। कई बार हम धर्म में अंधा इसको पढ़ के अधिकरण कर देते हैं, गलत है। धनांध का मतलब होता है जो धन से अंधा हो, अर्थात इसमें मद, इसमें धर्म, इसमें धन, ये तीनों की तीनों इनके अंधे होने का एक तरह से कारण है। पर जन्मांध इसका उत्तर होगा, क्योंकि जन्म से अंधा में यहाँ पर अपादान का भाव है। जन्म से अंधा इसका मतलब उसमें विजन का, दृष्टि का अभाव है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प होगा 4। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? हृदयहीन अपादान तत्पुरुष का उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है। हृदयहीन में महंगाई भत्ता संप्रदान, महंगाई के लिए भत्ता एकदम सही है। हृदय से हीन अपादान, क्योंकि यहाँ पर हृदय का मतलब होता है एक तरह से कोमलता, हृदय की जो भावना है उनका अभाव, तो ये भी सही है। पशु बलि का मतलब होता है ये पशु की बलि, संबंध तत्पुरुष का के की हम पढ़ते हैं ना, का के की, ये संबंध तत्पुरुष में आता है, इसका मतलब ये भी सही है। भूत बलि में संबंध तत्पुरुष भूत की बलि नहीं होता है, बल्कि भूत के लिए बलि या भूतों का मतलब होता है हमारे जो दिशाओं के अंदर जो पूर्वज आत्माएं जो विद्यमान है, तो भूतों के लिए बलि, इसका मतलब यहाँ पर संबंध ना हो करके यहाँ पर संप्रदान अगर ये होता तो सही होता, क्योंकि यहाँ पर कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा भूत बलि। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। एक विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी के इसमें सुमेलित है। देखिए लंबोदर एकदम सही है, कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर कर्मधारय के साथ साथ में बहुब्रीहि समास भी है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं एक पद को पढ़ के ही इसका उत्तर दे देते हैं, तो बच्चे ये गलती करते हैं, हमको नहीं करनी चाहिए। लंबोदर में लंबा जो शब्द है, लंबा है उधर जिसका कर्मधार है, और लंबा शब्द एक तरह से क्या है, ये विशेषण शब्द है। लंबा छोटा है ना, ये विशेषण है, गुणवाची विशेषण, इसलिए यहाँ पर ये सही है विकल्प। त्रिफला में बहुब्रीहि समास दे रखा है। जनरली हम त्रि को संख्यावाची पद मान करके इसके द्विगु समास कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि भी सही है, क्योंकि त्रिफला में हरड़, बहेड़े और आंवले, इन पर्टिकुलर विशेष 3 फलों के योग की वजह से इसको त्रिफला कहा जाता है। बहुब्रीहि में भी आएगा ये, और ये द्विगु समास में भी आएगा, दोनों ही सही है। सुख दुख में द्वंद्व समास है, ये बहुत चिर प्रचलित उदाहरण है। कविराज है, अव्ययी भाव समास बता रहा है, ये ही इसका उत्तर है, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कवियों में जो राजा है वो, इसका मतलब यहाँ पर कविराज में जो समास होगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। क्लियर है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर होगा। उत्तर नंबर 4 इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्योंकि अव्ययी भाव की विशेषता हम पढ़ चुके हैं, पूरा पद इसमें अव्यय बन जाता है ना। उपसर्ग वाले इसमें आते हैं पद, जैसे देखिए प्रति, तो इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, बिल्कुल प्रतिशत, तो उपसर्ग की वजह से ये अव्ययी भाव समास में जा सकता है। अत्यल्प में अति उपसर्ग होने की वजह से ये भी अव्ययी भाव समास में जा सकता है। यहाँ पर प्रतिलिपि जो शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रतिलिपि शब्द और सकुशल शब्द, इसको हमें देखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि हम कई बार सकुशल में भी यहाँ पर स जो उप शब्द है वो एक तरह से उपसर्ग है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, तो हम यहाँ पर उपसर्ग की वजह से इसमें अव्ययी भाव तो कर सकते हैं, और बिल्कुल है भी इसमें अव्ययी भाव, है ना। और अव्ययी भाव के साथ साथ में इसमें
कर्मधारय समास भी है, पर क्योंकि प्रतिलिपि शब्द को वर्तमान में हम लोग जो है प्रतिलिपियों, इसका जो बहुवचन बन जाता है प्रतिलिपियों, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है परीक्षा में, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा प्रतिलिपियों। लिपि की लिपि काके की वजह से यहाँ पर संबंध तत्पुरुष में ही इस वाले ऑप्शन में जाएगा। हालांकि अगर यहाँ पर सकुशल की जगह कोई अन्य ऐसा विकल्प होता जो सामान्य रूप से अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं होता, तो इसमें प्रतिलिपि भी हम इसको अव्ययी भाव में कर सकते थे, पर क्योंकि यहाँ पर सकुशल कर्मधारय के साथ साथ अव्ययी भाव समास में भी ये होता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा प्रतिलिपि। ठीक है, देखिए 10वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर ये कह रहा है सरसिज कौन सा समास है सरसिज में। मैं बता दूं आपको, सरसिज का मतलब होता है कमल, क्योंकि सरह सरह, ये सर यानी तालाब में ज यानी उत्पन्न होने वाला, पर इसमें सरसी, इसलिए यहाँ पर ये जो समास का जो उदाहरण है सरसिज, बहुब्रीहि समास, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। सामान्य रूप से हम इसको कमल का पर्यायवाची मान करके बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में तो ये नहीं आएगा, संबंध में भी ये नहीं आएगा, 2 तो इसके उत्तर हो ही नहीं सकते। पर अब दिक्कत हमें जब आती है कि जब हमें इस तरह के विकल्प मिलते हैं, एक तो बहुब्रीहि और एक अलुक तत्पुरुष, क्योंकि विद्यार्थी सामान्य रूप से एक अलुक तत्पुरुष को नहीं पढ़ते हैं। अलुक तत्पुरुष समास जो है वो मुख्य रूप से तत्पुरुष का ही एक भेद है। अलुक तत्पुरुष में ऐसा होता है कि सामान्य रूप से इसमें एक तरह से जो कारक चिन्ह है उनका अभाव पाया जाता है, पर आंतरिक रूप से वो इसमें समाविष्ट माने गए हैं, इसलिए इसमें सरसिज में जो शब्द हम करेंगे प्राथमिकता देंगे वो अलुक तत्पुरुष को करेंगे। और अलग तत्पुरुष की जगह कोई सिंपल रूप से इसमें कोई दूसरा समास दे रखा होता तब हम इसमें बहुब्रीहि भी कर सकते थे, क्योंकि सरसिज मुख्य रूप से केवल कमल, हालांकि सरसिज सर में जन्म लेने वाला, तालाब में जन्म लेने वाले में सिंगाड़ा, कौड़ी, शंख इत्यादि भी आते हैं, पर ये कमल के लिए रूढ़ होने के कारण बहुब्रीहि में भी जाता है, पर यहाँ हम इसको अलुक तत्पुरुष में करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल क्या कह रहा है? 11वां सवाल कह रहा है कि रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा रेल और गाड़ी। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास है ही नहीं। द्वंद्व की पहचान है पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, रेल पर। जनरली हम चलने वाली गाड़ी को ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जल्दबाजी में हम गलत उत्तर भी कर देते हैं, तीसरा वाला इस तरह। और कई बार बच्चे पटरी भी, क्योंकि रेल को पटरी भी कहते हैं इसलिए, तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। मैं बता दूँ आपको यहाँ पर कि यहाँ पर हम रेल पर चलने वाली गाड़ी ही इसका सही विकल्प उत्तर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि विग्रह करते समय जब हम विग्रह कर रहे हैं तो हम मुख्य रूप से इनका पर्यायवाची नहीं लिखेंगे। तो रेल को हम, रेल का मतलब पटरी होता है, सही बात है, लेकिन हम यहाँ पर पटरी नहीं करेंगे, इसलिए रेल पर चलने वाली गाड़ी ही इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, चलिए अगला सवाल 12वां सवाल। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? यहाँ पर कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए पाप पुण्य, इसका विग्रह जब करेंगे तो सामान्य रूप से इसका बनता है पाप और पुण्य। ठीक है, तो पाप पुण्य होने के कारण, हालांकि पाप पुण्य जो है एक तरह से पाप और पुण्य वैसे तो संज्ञाएं हैं, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास में नहीं जाएगा, ये तत्पुरुष में भी नहीं जाएगा, पर कभी कभार बच्चे इसको कर्मधारय में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर द्वंद्व समास के उदाहरण में ये आएगा। क्लियर है, देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा है, इसमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष, शीतोष्ण, मनचाहा और गौशाला। देखिए यहाँ पर सामान्य स्पष्ट है, गौशाला को कहते हैं गौ के लिए, शाला के लिए शब्द आ रहा है, तो के लिए की वजह से ये जो जाएगा, ये जाएगा संप्रदान में। कौन से में जाएगा? ये जाएगा संप्रदान तत्पुरुष में जाएगा, इसलिए यहाँ संप्रदान है। मन चाहा में होगा मन से चाहा, मन से अगर किसी चीज़ को चाहते हैं, से का मतलब हो गया एक तरह से साधन हो गया मन चाहने का, तो ये जाएगा साधन की वजह से करण तत्पुरुष समास में। ठीक है, ये मन चाहा। शीतोष्ण, जो शीत है, जो उष्ण है, इसको हम कर्मधारय समास में प्राथमिकता देते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सीधे सीधे अव्ययी भाव, सॉरी अधिकरण नहीं, अव्ययी भाव समास का, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ये उपसर्ग दिया हुआ है प्रति, इसलिए जो शीत है, जो उष्ण है, इस तरह पर यहाँ पर जो है शीतोष्ण में यहाँ पर ये द्वंद्व समास में चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर कर्मधारय समास भी होता है। अब द्वंद्व समास में क्यों जाएगा?
क्योंकि शीत और उष्ण एक तरह से एक दूसरे के क्या हैं, ये अपोजिट है, विलोम शब्द हैं। शीत का उष्ण हो जाएगा, तो एक दूसरे के विलोम दिखने वाले जैसे पाप पुण्य है, भला बुरा है, इनको हम द्वंद्व समास में प्राथमिकता देते हैं। तो 13वें प्रश्न में उत्तर हो जाएगा 2। 14वां प्रश्न है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास के काफ़ी प्रश्न यहाँ पर हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समास है। परम पिता, माता पिता, हानि लाभ और चाल चलन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही नज़दीक उत्तर वाला ये यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर परम पिता द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है पूछा है, ये तो हमें पता है कि ये माता पिता तो द्वंद्व समास में आता ही है। लाभ और हानि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम होने पर ये कर्मधारय में भी जा सकता है, पर ये द्वंद्व समास में भी जाता है। तो यहाँ पर एक तो द्वंद्व होगा, दूसरा यहाँ पर हम इसको अगर द्वंद्व ऑप्शन में नहीं है तो कर्मधारय में जा सकते हैं, पर क्योंकि द्वंद्व नहीं है पूछा इसलिए यहाँ तो द्वंद्व है। चाल चलन, देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है चाल चलन, ये बहुब्रीहि समास में भी जा सकता है, क्योंकि चाल चलन का मतलब कोई चलने से नहीं है, यहाँ किसी के व्यवहार, यहाँ किसी के एक तरह से चरित्र की बात की जा रही है, तो बहुब्रीहि समास में आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चाल चलन जो शब्द है, चाल और चलन एक तरह से द्वंद्व समास में जाएगा, क्योंकि चलना और चलना इस तरह से दो क्रियाएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो सीधा सवाल जो दिख रहा है आंसर वो है परम पिता। तो परम है जो पिता, परम है जो पिता, तो परम शब्द जो है यहाँ पर वो एक तरह का विशेषण है। तो इस परम की वजह से ये कर्मधारय समास का स्पष्ट रूप से उदाहरण है। यहाँ पर द्वंद्व जैसी दोनों पद विशेष नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा एक, बहुत ही नज़दीक ये प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर 15वां कि किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। देखिए ये भी एक तरह से द्वंद्व समास का ही एक तरह से प्रश्न है, कौन से समास में द्वंद्व समास नहीं है। देखिए बोलचाल, 43, भला मानस और लेन देन, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। हम यहाँ पर देखते हैं बोलचाल, देखिए बोलचाल इत्यादि, क्योंकि बोलना और चालना ये दोनों क्रियाएं जैसे दिख रहे हैं, लेकिन बोलना और चालना एक तरह से यहाँ पर दोनों बोलना चालना इत्यादि में आएगा। बोलचाल का मतलब कि व्यक्ति कैसा बोलता है, ठीक है, बोलचाल इत्यादि। तो ये इस बोलचाल शब्द को हम रखेंगे समाहार द्वंद्व में। समाहार द्वंद्व आदि और इत्यादि इसकी पहचान है, क्लियर है। तो ये समाहार द्वंद्व में चला जाएगा। 43, क्योंकि यहाँ पर 43 कहते हैं 3 और 40, ठीक है, 40 और 3 नहीं, 3 और 40 कम जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पर पहले रखते हैं। तो ये इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है, इतरेतर द्वंद्व, क्योंकि इसमें लिखेंगे 3 और इसका विग्रह जो होगा वो 3 और 40, इसका समास विग्रह हम करेंगे, ठीक है, जैसे 55 का 5 और 50 इस तरह। तो ये भी एक तरह से दोनों पद जब संख्यावाची होते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है इतरेतर का। भला मानस शब्द जो है यहाँ पर भला है जो मानस, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। भला, अब भला बुरा क्या है, एक तरह से विशेषण है और इसके कारण ये जो शब्द है वो जाएगा सीधे सीधे कर्मधारय समास में, इसलिए इसका उत्तर होगा भला मानस। अगला ये कह रहा है लेन देन, तो लेना और देना इत्यादि, लेन देन का मतलब लेना और देना एक तरह से एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, और लेना देने का मतलब होता है किसी से लेन देन करना, लेना या देना। तो ये द्वंद्व समास में चला जाएगा, और द्वंद्व समास के कौन से उदाहरण में आ जाएगा, लेना या देना। तो इसके अंदर या और अथवा जो है इसमें एक तरह से कारक होंगे, तो लेन देन जो है वो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व में, वैकल्पिक द्वंद्व में, इसलिए उत्तर हो जाएगा इसका 3 भला मानस, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 16वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास के खूब सारे इसमें प्रश्न आ रहे हैं, देखिए पढ़ते हैं। कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, भक्षा भक्ष, 25, मकर ध्वज, अंशुमाली, थोड़ा बहुत, उचित अनुचित। ऐसे सवालों को करने के लिए, क्योंकि द्वंद्व समास पूछा है, तो द्वंद्व समास की मुख्य रूप से हम विशेषता ये देखते हैं कि या तो दोनों पद और या अथवा शब्द से जुड़े होंगे, इतरेतर द्वंद्व की पहचान है। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन, कंकर और पत्थर, इस तरह से, तो ये हमारा द्वंद्व समास का ही उदाहरण है, इसलिए ये उत्तर नहीं है। भक्ष अभक्ष दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो इसको भक्ष या अभक्ष या लग गया, इसलिए ये वैकल्पिक द्वंद्व में चला गया। 25 ये वही हो गया, 5 और 25, ठीक है, ये और शब्द से जुड़ जाएगा, ये किस में चला गया, इतरेतर द्वंद्व में चला गया, इसलिए दोनों ही द्वंद्व के उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। मकर ध्वज और अंशुमाली, देखिए अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। अंशुमाली, अंशुओं का माली, अंशु यानी किरण का, माली यानी स्वामी, तो यहाँ पर अंशुमाली सूर्य हो गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन से समास का उदाहरण है, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और मकर है जिसकी ध्वजा पर
ये भी यहाँ पर मकर ध्वज जो शब्द है वो कामदेव को कहा जाता है, तो ये भी एक तरह से बहुब्रीहि का उदाहरण है, ये कामदेव होता है। थोड़ा या बहुत, ये द्वंद्व का उचित या अनुचित, ये भी द्वंद्व का, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 16वें प्रश्न का तीसरा। ठीक है, 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है? 17 चंद्रमौली, एकदम सीधा है। चंद्रमौली शिव जी का पर्यायवाची है। समास पूछा है, कौन सा समास है? तो सीधे सीधे उत्तर बहुब्रीहि समास में ऐसे प्रश्न जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इनके बारे में नहीं सोचना है हमें। देखिए, ऐसे प्रश्नों में टाइम नहीं लगाना है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा है, त्रिफला, चक्रधर, यथासंभव और धर्मवीर। इसमें पूछा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए, त्रिफला भी एक तरह से हम इसको द्विगु समास में भी रखते हैं और इसको हम बहुब्रीहि समास में भी रखते हैं, पर यहाँ पर हमको अन्य ऑप्शन भी देखने होंगे क्योंकि इसमें दो समास आ गए। ठीक है, चक्रधर, ठीक है, चक्रधर किसको कहते हैं? ये विष्णु का पर्यायवाची है, चक्र धारण कर रखा है जिसने, तो ये ही सीधा सीधा इसमें जो चक्रधर शब्द है, ये यहाँ पर चक्रधर शब्द एक तरह से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब हम यथासंभव शब्द को देखते हैं, तो यथाविधि, यथासंभव, यथोचित, इस तरह के जो शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास में जाएंगे, तो ये ऑप्शन इसका नहीं है। धर्म वीर, धर्म में वीर, ये अधिकरण और कर्मधार है, क्योंकि वीर विशेषण हो गया ना, तो ये कर्मधार है और ये उसमें कर्मधार है, मुख्य रूप से तो कर्मधार में ही जाएगा, इसलिए चक्रधर करेंगे, इसमें त्रिफला नहीं करेंगे, ये याद रखना आप, क्योंकि त्रिफला में भी बहुब्रीहि समास भी होता है। 19वां प्रश्न अगर हम देखते हैं, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण पूछा है, एकदम सरल सवाल है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखिए, जेब कतरा, हिमालय, नीलकंठ और चरण कमल, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। हिमालय एकदम स्पष्ट है, हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसमें हिमालय में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हालांकि जैसे अपन नीलकंठ जो है, नीलकंठ में भी नंबर 1 अगर हम देखें तो पहली बार हम ऐसे शब्दों में प्राथमिकता कर्मधार है और दूसरे नंबर पे हम देंगे बहुब्रीहि समास को। वैसे तो बहुब्रीहि समास बहुत बड़ा समास है ना, पर क्योंकि अगर सारी समासों को बहुब्रीहि में ले जाएंगे तो इनमें क्या बचेगा, इसलिए इसको कर्मधारय को प्राथमिकता देंगे। और यह स्पष्ट रूप से हिमालय ऐसा शब्द है जो सीधे सीधे बहुब्रीहि समास का उदाहरण। चरण कमल यहाँ पर कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, जेब कतरा यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जेब को कतरने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अगर आप स्पष्ट देखना चाहें तो इसमें हिमालय उत्तर हो जाएगा 19वें सवाल में। चलिए 20वें सवाल पे हम लोग चलते हैं। 20वां सवाल कह रहा है बहुब्रीहि समास का उदाहरण, इसमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बिल्कुल देखिए, रसोई गरम, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष इसमें आ जाएगा। घुड़सवार, घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवारी करने वाला। ठीक है, तो ये भी एक तरह से तत्पुरुष समास का ही भेद है, तत्पुरुष और कौन सा, अधिकरण। ठीक है, पद्मनाभ और यथाविधि, यथाविधि में यथा शब्द आने से ये अव्ययीभाव में, तो पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके, ये विष्णु भगवान के लिए आता है और ये सीधे सीधे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो गया 3 20वें सवाल का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मृत्युंजय, देखिए मृत्युंजय बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे इसको। मृत्युंजय में कौन सा समास है? देखिए मृत्युंजय के सबसे पहले हम देखते हैं मृत्युंजय का मतलब क्या होता है। मृत्युंजय शिव को कहते हैं, में से मृत्युम धनजय, यानी कि जिसने मृत्यु को विजय कर लिया हो। ठीक है, तो शिव जी, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शिव। ठीक है, तो बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व और तत्पुरुष, तो मृत्यु को विजय करने वाला, हालांकि इसमें को जो है एक तरह से कारक चिन्ह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए प्राथमिकता यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास को देंगे, क्योंकि मृत्युंजय कहते ही सीधे सीधे दिमाग में शिव जी आते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास में जाएगा। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं होता तब हम इसको कर्म तत्पुरुष में रखते। क्लियर है, विकल्प देखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी, तो 21वें सवाल में बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसे ये समास के जो भी प्रश्न होते हैं ना, विकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विकल्पों के अनुसार उत्तर होते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक विकल्प है इनमें जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा है। कर्मधारय परमाणु, परम शब्द आ गया, विशेषण है। ठीक है, परम है जो अणु, परम है जो अणु, इसका बन जाएगा। द्वंद्व 64, क्योंकि दोनों पद 64 में 4 और 60 द्वंद्व समास है। क्लियर है, सही है। बहुब्रीहि चक्रपाणि, ये भी एकदम सही है। संबंध तत्पुरुष में जितेंद्रिय, इसमें बताया है। तो अब देखिए हमें देखना है यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। हमने देखा कर्मधारय परमाणु एकदम सही है। ठीक है, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष जितेंद्रिय में नहीं है, क्योंकि जितेंद्रिय इंद्रियों को विजित करने वाला,
इंद्रियों को की वजह से, ये को की वजह से कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होगा, इसलिए इसका उत्तर होगा 22 में का 4। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल हम करते हैं 23वां सवाल। बहुत आया हुआ सवाल है, हर जगह को परीक्षाओं में आता है। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला मृग। अब मृग तो वैसे हरिण को भी कहते हैं, ठीक है। अब हरिण शाखाओं पे नहीं रहता है, तो मृग का एक पर्यायवाची होता है जानवर, ठीक है। तो शाखाओं पर विचरण करने वाला जानवर, यानी कि ये बंदर के लिए रूढ़ हुआ है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास हम लोग करेंगे। 24वां प्रश्न आ जाएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में संधि और समास दोनों, इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देखिए इसमें विद्याधन, पंचानन, नीलकंठ और महाजन, संधि और समास दोनों। तो देखते हैं विद्याधन को अलग करके, विद्या रूपी धन, तो विद्या और धन दो शब्द यहाँ पर अलग हो गए। तो ये विद्याधन जो शब्द है कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्लियर है। कर्मधारय में करेंगे, हालांकि इसमें समास नहीं पूछा है, पर इसमें विद्या और धन अलग है। किसी भी प्रकार की समास तो है कर्मधारय, पर संधि इसमें नहीं है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। पंचानन, तो देखिए पंच प्लस आनन, बिल्कुल ए और ए मिलके आ बन जाएगा पंचानन। यहाँ पर पंचानन हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान को कहते हैं पंचानन, इसलिए यही इसका उत्तर है। नीलकंठ में नीला है कंठ जिसका, ये बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों में चला जाएगा। महान है जो जन, ये कर्मधारय में चला जाएगा, इसलिए पंचानन में संधि और समास दोनों है। 25वें प्रश्न पर चलते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से एक है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु को हमने देख लिया, ये तो कर्मधारय है। चतुरानन, सदाशय और भवसागर, देखिए भव सागर है ना, तो भवसागर में भव कहते हैं संसार को, किसको कहते हैं, भव का मतलब होता है संसार। तो संसार रूपी सागर, तो रूपी, रूपी शब्द जहां आने से रूपक संबंध होता है, और मैंने बताया था आपको कि रूपक वाले जो शब्द हैं ये कर्मधारय समास में आएंगे। सदाशय में सत है जिसका आशय, ठीक है, सत हलंत वाला आएगा, सत है जिसका आशय, तो सत असत ये क्या एक तरह से विशेषण है। चतुरानन, क्योंकि यहाँ पर पूछा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है, ये कर्मधारय हो गया, सदाशय कर्मधारय हो गया। परम है जो अनु हमने पढ़ ही लिया। तो चतुरानन जो शब्द है, चार हैं आनन जिसके, चतुहु, चतु का मतलब चार हैं आनन जिसके, तो यहाँ पर चतुरानन जो शब्द है ये यहाँ पर इसमें आ जाएगा। ब्रह्मा को कहा जाता है चतुरानन, किसको कहा जाता है, बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है चतुरानन। इस प्रकार से ये 25 प्रश्न हमने यहाँ पर कर लिए हैं। एक प्रश्न और दिया हुआ है, ये आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग देंगे। हालांकि ये 22 तारीख की क्लास में होना था, पर किसी कारण से क्लास लेट हो गई है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के हैं, आप इस प्रश्न को देख करके इसका उत्तर करेंगे। चलिए हम फिर देखते हैं इसको अगली क्लास में, आप देखें इसमें कौन सा सवाल रहेगा। चलिए धन्यवाद।